नमस्कार साथियों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूँ एडवांस एकेडमी पर। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 69 से। क्वेश्चन नंबर 69 में लिखा है, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 हो तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। बहुत अच्छा ये सवाल है। देखिए क्वेश्चन ने हमें कहा है कोई एक विषय है, इसमें तो हो गए 35% बच्चे और दूसरे विषय में हो गए 42% बच्चे फेल, इसमें भी फेल और इसमें भी फेल, जबकि दोनों विषय में 15% बच्चे फेल हो गए। क्वेश्चन ने कहा है यदि टोटल जो बच्चे हैं वो अगर 2500 हों तो आपसे पूछा गया है केवल एक ही विषय में कितने बच्चे पास हुए, एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए या पास हुए। अब देखना बड़ा अच्छा ये सवाल है। इसमें भी आपसे हमेशा पूछेगा एक ही विषय में। जब भी आपका आ गया सवाल में कि एक ही विषय में, तो देखना इसको करने की बहुत अच्छी एक ट्रिक है। जब भी आपका ऐसा सवाल और एक ही विषय पूछा गया हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर मैं ट्रिक की बात करूं, शॉर्टकट ट्रिक की, ये जो भी संख्या लिखी हो इसका आपको दुगना कर देना है। यहां जैसे ये दोनों विषय में 15% फेल है, इसका डबल कर दो। इसका डबल कितना हो गया? 30। देखिए इसकी ट्रिक क्या है, ये कहां अप्लाई होगी, जब केवल एक ही विषय की बात करी जाएगी। 15%, इसका मैंने डबल कर दिया 30। मान लो या 20 होता तो 40 लिख देते। अब हमें इससे मतलब नहीं है, अब हम यहां से देखेंगे 35 में से 30 घटा दो, यानी यहां जो भी लिखा हो उसमें से ये घटा दो। घट के कितना आ गया? 5। और इस 5 को यहां इसके आगे जोड़ दो तो 42 और 5 47, ये हो गया आपका 47%। अच्छा, आपको एक काम और करना है। पहला काम को क्या किया था आपने? डबल कर दिया था, उसके बाद ये 47 आ गया। तो दूसरा काम ये करना है, ये आपको क्या दिया हुआ? सब फेल, ये सब फेल की दे रखी है, लेकिन यहां जो निकल के आएगा ये आएगा केवल एक ही विषय में जो बच्चे पास हुए। यानी आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों में, इसका दुगना किया, इसमें से ये घटा दिया। आप चाहो तो इसमें से भी घटा सकते हो। मान लो मैंने यहां से घटा दिया, 35 में से 30 गए 5, इस 5 को यहां जोड़ दिया, 42 और 5 47। ये सब लिखा हुआ था फेल, ये फेल परसेंटेज थी, लेकिन यहां पर इसका उल्टा हो जाएगा, आपकी आ जाएगी पास परसेंटेज, लेकिन वो भी कौन सी? एक ही विषय में पास। अब हमें पता चल गया कि एक विषय में तो 47% बच्चे पास है। क्वेश्चन ने कहा है टोटल बच्चे कितने पास है एक विषय में, तो 2500 का 47% आप निकाल दो। 47%, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 25 सत्ते होते 175, बचे कितने हमारे पास? 17। 25 चौक 100 और 100 और 17 होते 117। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो आया 1175 बच्चे ऐसे हैं जो केवल एक ही विषय में पास है। तो ये इसकी बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अच्छा, अब हम इसको वेन डायग्राम से भी देखते हैं इसी क्वेश्चन को। ट्रिक तो आप समझ ही गए। वेन डायग्राम में समझने के लिए पहले मैं लिख लेता हूं, एक विषय में 35% बच्चे फेल, दूसरे वाले में थे 42% फेल, जबकि दोनों में थे 15% फेल। तो वेन डायग्राम देखो क्या कहता है। ये मैंने पहला सब्जेक्ट का वेन डायग्राम बनाया, ये मैंने दूसरे वाले का बनाया। दोनों में 15% फेल है तो ये दोनों के बीच में आ गया 15, ये दोनों में।
ये मैं जो बना रहा हूं ये फेल का बना रहा हूं, वेन डायग्राम जो फेल है। 35% बच्चे एक विषय में, यानी ये जो गोला है ये पहले विषय का है और इसमें आने 35% बच्चे, 15 पहले यहां डाल चुके हो तो इसमें कितने लिखोगे 20, हो गए 35। अच्छा इस सेकंड वाले में टोटल आने 42%, 15 आप लिख चुके हो, 42 में से 15 जाएगा तो आ गया 27। ये सारे आगे आपके फेल, इन्हें जोड़ दो, ये हो गया 35 और 35 और ये हो गया 5 और 7 2 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6, 62% बच्चे निकल के आ गए फेल। ये सारे फेल के थे। जब 62% फेल हो गए तो 38% बच्चे क्या हो गए हैं पास। अभी आंसर नहीं आया, ये 38% बच्चे जो पास हो गए, यानी दोनों विषय में पास हो गए, मगर हमसे पूछा गया था केवल एक विषय। अब मुझे फिर से डायग्राम बनाना है, लेकिन अब मुझे बनाना है खाली पास का। ये तो फेल का था, पास का। अब जरा ध्यान से समझना, अगर पहले सब्जेक्ट में 35% बच्चे फेल हैं तो इसका मतलब मैं ही नहीं कह सकता कि 65% बच्चे पास हैं। भाई 35 फेल है तो 65% बच्चे पास हैं। यहां 42% फेल है, इसका मतलब है 58% पास है। अब मेरा नया क्वेश्चन ये हो गया, दोनों में जो पास हुए हैं तो दोनों ही विषयों में तो पास हुए, 38% बच्चे पास हैं, मैंने यहां लिख दिया 38। पहले वाले में पास कितने हैं 65% बच्चे, तो 65 में से ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला, ये गोला रिप्रेजेंट कर रहा है मान लो पहले विषय का, इसमें पास होने चाहिए 65% बच्चे, 38 मैंने यहाँ पहले लिख दी। अब यहाँ मैं कितना लिखूँ कि ये पूरा 65 हो जाए, तो यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर आ गया 2, 27 और 38 होते 65, तो पहले वाले में मैंने 65% पास लिख दिए, सब पास का बन रहा है। अब यहाँ देखो सेकंड में पास है 58%, 38 में लिख चुका हूँ, 58 मुझे करने हैं, तो मैं और कितने लिखूंगा यहाँ 20। अब जरा ध्यान से देखो, सवाल कह रहा था केवल एक ही एक्सक्यूज मी, केवल एक ही विषय में जो पास बच्चे हैं, मान लो मुझे उसका परसेंटेज निकालना है, केवल एक विषय में पास, ये बच्चे हैं, ये पास हैं देखो 27 और 38 यानी पूरे 65%, मगर केवल एक विषय में ये जो 27% बच्चे हैं ये केवल एक विषय यानी पहले विषय में पास है। ये 20% बच्चे ये खाली सेकंड विषय में पास है, ये एक विषय में पास है, तो टोटल एक विषय में पास कितने हैं 27 और 20 47, तो आप कहोगे 47% बच्चे ऐसे हैं जो केवल एक विषय में पास हैं। टोटल बच्चे थे 2500, इसका आपको 47% निकालना है, तो निकाल के आप निकाल दोगे 1175 है। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो है वेन डायग्राम से, ये भी मैंने आपको बताया ताकि आपको समझ में आ सके कि वो जो ट्रिक थी वो हमारे लिए कितनी उपयोगी थी। तो ऐसा मेरा सुझाव है, जब भी आपका ऐसा सवाल आएगा जिसमें केवल एक विषय पूछा जाएगा, जो अभी हमने आपको ट्रिक बताई थी, आप हमेशा उसको अप्लाई करना। क्वेश्चन नंबर 70, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% गणित में और 75% दोनों विषय में उत्तीर्ण हो गए। यदि दोनों विषय में 40 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ये सिंपल ही सवाल है, अगर केवल एक विषय लिखा हो तब वो ट्रिक अप्लाई होगी। तो यहां एक तो है अंग्रेजी इंग्लिश, इसमें 80% बच्चे, एक है मैथ्स, इसमें 85% बच्चे और दोनों में 75% बच्चे पास हो गए, ये सब पास है। तो ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अगर मैं इसमें से ये घटा दूं, यहां कितना आ गया 5 और ये 5 में यहां जोड़ दूं तो 85 और 5 होते हैं 90, तो मैं कहूंगा 90% बच्चे वहां पास हैं। अगर 90% बच्चे पास हैं तो 10% बच्चे क्या हो जाएंगे फेल हो जाएंगे।
10% बच्चे हो गए फेल। अब क्वेश्चन में लिखा है कि 40 बच्चे फेल हैं, 40 बच्चे अनुत्तीर्ण हैं, और हमारे हिसाब से 10% बच्चे फेल हैं। 40 को अगर मैं 10% से भाग कर दूं, ये 1% की वैल्यू आ जाएगी, और कोई भी चीज होती है पूरे 100% से गुणा कर दो। देखो इससे ये कट गया, 0 से ये भी कट गया, तो आपके जो टोटल बच्चे निकल के आए उनकी संख्या है 400। ये वाला क्वेश्चन मैंने वेन डायग्राम से नहीं बताया, ऐसे हमने पिछली वीडियो में करने सीखे थे ऐसे क्वेश्चन, जिसने नहीं देखे वहां जाके देख सकते हैं। 71, एक छात्रावास में 600 लड़के प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। यानी जो बच्चे हैं या तो वो हॉकी खेलते हैं या फुटबॉल, या ऐसे भी बच्चे जो दोनों भी खेल खेल लेते हैं, यानी कोई ऐसा नहीं है जो कोई भी खेल ना खेलता हो। 75% लड़के हॉकी, 45% फुटबॉल खेलते हो, तो कितने विद्यार्थी है जो दोनों खेल खेलते हैं? तो हॉकी की बात कर लेते हैं। हॉकी खेलते हैं 75% लड़के, और फुटबॉल जो खेलते हैं वो खेलते हैं 45% बच्चे। मैं क्या करता हूं, इनको मैं जोड़ देता हूं। अगर मैंने जोड़ा 5 और 5 10, 7 और 4 11 और 1 12, ये बैठ रहा है 120%। जबकि कोई भी जो संख्या है वो तो 100% होती है, यहां पर क्या हो रहा है 120%। तो ये 100% से कितना फालतू हो गया, कितना एक्स्ट्रा चला गया, तो हमने कहा कि 20% तो फालतू चला गया। अब वो 20% क्या है? 20% वो बच्चे हैं जो दोनों खेल खेल रहे हैं, जो हॉकी में भी पहुंच गए, फुटबॉल में भी पहुंच गए। तो ये बात हमें पता चल गई, जो दोनों खेल खेलते हैं उनकी संख्या कितनी है? 20%। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। टोटल बच्चे कितने हैं आपके पास? 600, और दोनों खेल खेलने वाले कितने लोग हैं? 20%। तो 600 का आपको बस 20% निकालना है, तो 1 0 और 1 0 ये, तो आपका आंसर आ जाएगा 120। 120 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय और 44% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो तथा 40 कर्मचारी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो इस कार्यालय में कुल कर्मचारी कितने? बिल्कुल 71 की तरह था। तो यहां पर जो चाय पीने वाले हैं उनकी संख्या है 72%, और जो कॉफी पीते हैं उनकी संख्या है आपके पास 44%। मैंने दोनों को जोड़ दिया, तो यहां मैंने देखा 6 और यहां देखा ये आ गया 116%। तो यहां फालतू कितना हो रहा है? देखो 16% फालतू है इसमें, 16% एक्स्ट्रा हो गया। तो ये 16% जो एक्स्ट्रा है ये क्या है? ये वो लोग हैं जो चाय भी पी रहे, कॉफी भी पी रहे, यानी ये जो दोनों चीज पीते हैं, चाय भी पी लेते हैं, कॉफी भी पी लेते हैं, ये लोग हैं 16%। क्वेश्चन ने हमसे कहा है 40 लोग ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं। 40 लोग, उनकी संख्या है 40, और आप कह रहे हो उनकी संख्या है 16%। अगर इसको 16% से भाग कर दिया जाएगा, 1% का मान, और कोई भी संख्या अपने आप में पूरे 100% होती है। कर दो सॉल्व, ये ऐसे कट गया, 4 चौक 16, 4 से जाएगा 10 बार, और 4 से चला जाएगा 25 बार। 25 गुणा 10 होते हैं 250। इसका मतलब उस कार्यालय में जो टोटल कर्मचारी है उनकी संख्या दे रखी है 250। क्वेश्चन नंबर 73, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात है 7:2। इनमें से 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क हैं, तो अवयस्क विद्यार्थी कितने प्रतिशत है? तो एक आपको दे रखे हैं लड़के, मैं बी लिख देता हूं, और लड़कियों को मैंने जी लिख दिया। इनकी संख्या का अनुपात है 3:2। इसमें से 20% लड़के
और 25% लड़कियां वयस्क हैं, वयस्क। तो लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है अवयस्क हमें बताने। तो अब जरा ध्यान से समझना, अगर 20% बच्चे वयस्क है, इसका मतलब है 80% लड़के अवयस्क होंगे। अगर लड़कियां 25% वयस्क हैं तो इसका मतलब है 75% अवयस्क होंगी। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। हमारा सवाल ये है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कितने परसेंट बच्चे अवयस्क हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन है, लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है, लड़के 80%, लड़कियां 75% अवयस्क। टोटल बच्चे बताओ कितने परसेंट अवयस्क। तो ऐसे क्वेश्चन हमने एवरेज में भी करे थे, और मैं इसको एवरेज के ही तरीके से बता रहा हूं। जिसको ना समझ में आए जो मैं बताने जाऊंगा, तो वो एवरेज की वीडियो देख लेना। तो उसमें मैंने ये बताया था, जब भी आपको अलग अलग ग्रुप दी और आपको टोटल इनका एक एवरेज निकालना है, तो जो इसमें सबसे कम हो उसको सबसे पहले ऐसे गोला लगा दो, सर्कल कर दो, इनमें सबसे कम ये है। फिर बाकियों का कंपैरिजन करो, इससे ये कितने ज्यादा है, ये इससे कितने ज्यादा है, 5 ज्यादा है। यानी ये एवरेज में 5 ज्यादा है। एवरेज, एवरेज मतलब प्रत्येक, यहां प्रत्येक को 5% नंबर ज्यादा मिल गए, लेकिन यहां संख्या कितनी है लोगों की, 3, तो 5 नंबर प्रत्येक को मिले हैं, टोटल लोग हैं 3। इसका मतलब यहां 15 नंबर फालतू चले गए। ये 15 मैंने यहां लिख दिया। अब ये जो फालतू आ जाता है, इसे वापस सब में बांट देना पड़ता है। तो सब यानी टोटल कितने हैं, 3 और 2 5। इनमें वापस जब मैंने बांटा तो प्रत्येक के हिस्से में और कितने आ गए, 3 आ गए। ये सबसे कम था, इसको आपने गोला लगा दिया था 75। अब 3 इसे और देना है, तो आप इसे जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा 78%। यानी इस पूरे ग्रुप में जो अवयस्क बच्चे हैं वो है 78%। एवरेज में हमने ऐसे बहुत से क्वेश्चन करे हैं, आप एवरेज की भी वीडियो दे सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। क्वेश्चन नंबर 74 में लिखा है, एक मेज और एक कुर्सी, एक मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 400 रुपए अधिक है। यदि 6 मेजों तथा 6 कुर्सियों का मूल्य 4800 रुपए हो तो कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले हमें कह रहा है मेज का मूल्य कुर्सी से 400 अधिक है, यानी मेज माइनस कुर्सी, ये हमें दिया हुआ है 400। फिर दूसरी जानकारी कहता है कि जी 6 मेज और 6 कुर्सियां, इनका मूल्य आपको दे रखा है 4800। अगर मैं 6 कॉमन लेके काट दूं, 6 6 और 6 8 48, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि एक मेज और एक कुर्सी का मूल्य कितना है, 800 रुपए। तो अब हमें एक बात पता चल गई, एक मेज एक कुर्सी का अंतर 400 का है, एक मेज एक कुर्सी का अंतर 800 का है। अब एक बात जरा ध्यान से समझना, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में x प्लस वाई की वैल्यू मान लो 10 दी है और x माइनस वाई की वैल्यू मान लो 6 दी है, आपका क्वेश्चन क्या कहता है, आपको दो संख्याओं का योग दिया है, योग, ये इनका योग है और ये दो संख्याओं का अंतर है। कभी भी आपको दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दे दे और आपसे बोले इनमें से बड़ी संख्या निकालो क्या है, तो आपको क्या करना है, इस योग और अंतर को जोड़ देना है, यानी योग और अंतर को जोड़ देना है और फिर इसका आधा कर देना है, आ जाएगी बड़ी संख्या। अगर हमें छोटी संख्या निकालनी है तो योग और अंतर को घटा देना है और घटा के आधा कर देना है, तो क्या आ जाएगी, छोटी संख्या। अभी मैं इस कुर्सी मेज वाले सवाल की बात नहीं कर रहा, अभी मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं।
अब हमें इसमें बड़ी संख्या निकालनी है, तो बड़ी संख्या x है। अब ये कैसे पता चला कि ये बड़ी है, क्योंकि जब आप इसमें से माइनस कर रहे हो तो रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये बड़ी है। बड़ी संख्या क्या है, जोड़ के आधा, मैं इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, 10 और 6 16, और उसका आधा कितना होता है 8, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे x की वैल्यू 8 है। अगर मुझे छोटी संख्या निकालनी होती, इनको घटा दो, घटा के कितना आ गया 4, और उसका आधा कर दो, 4 का आधा होता है 2। तो यहां से हम समझ गए योग और अंतर दिया हो तो जोड़ के आधा बड़ी संख्या और घटा के आधा छोटी संख्या। अब इस क्वेश्चन में लगा देते हैं। अगर मैं मेज का मूल्य निकालूं, ये मेज है और ये है कुर्सी, तो यहां पर भी तो आपको देखो दो संख्याओं का अंतर और दो संख्याओं का योग दे रखा है, नहीं दे रखा। तो मेज बड़ी संख्या है, देखो मेज में से कुर्सी घट रही है तब 400 आ रहा है, ये बड़ा है, जोड़ के आधा करना है, 400 800, 1200 का आधा 600, यानी मेज तो है 600 रुपए का, मुझे कुर्सी निकालनी है, घटा के आधा। जब मैंने घटाया 400 और 400 का आधा क्या होता है 200, कुर्सी आ गई 200 रुपए की। ये मेज का मूल्य, ये कुर्सी का मूल्य। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन एक है कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से कितना परसेंट कम है। देखो कुर्सी मेज से कितने परसेंट कम है, 400 कम है, किससे, मेज से, यानी 600 से गुणा कर दोगे आप 100 से, तो इससे ये भी चला गया, यहाँ आ गया 2 और यहाँ पर आ गया 3, और 2/3 की वैल्यु होती है 66 सही, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2/3 बराबर होता है 66 सही 2/3%। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 75, एबीसी के वेतन का अनुपात दे रखा है 1 2 3, बी तथा सी का कुल वेतन 6000 रुपए, सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। ए बी सी, इनके वेतन का अनुपात है 1:2 और 3:। फिर हमें ये कहता है कि बी तथा सी का कुल वेतन 6000 है, पूछा गया है सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। एक बात ध्यान रखना, अगर आपसे कोई चीज पूछी जा रही है परसेंटेज में, यानी आपको परसेंटेज में आंसर लाना है, इसका मतलब यह है कि आपको ओरिजिनल वैल्यू यानी इनकी असली तनख्वाह कितनी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप ये सारा काम केवल इस रेशियो से भी कर सकते हो। यानी इस क्वेश्चन में जो हमें जानकारी दी है कि बी और सी का कुल 6000 है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हम डायरेक्ट इसी से ही सवाल कर देंगे क्योंकि हमसे परसेंटेज में पूछ रहा है। तो हमसे पूछा है सी ए के वेतन से कितना अधिक है। देखो सी ए से ये कितना अधिक है, ये 2 अधिक है। किससे अधिक है, ए से। अब इसे परसेंटेज में बदलना है, परसेंटेज में बदलने के लिए क्या कर देते हैं 100 से गुणा, तो आपका आंसर निकल के आ गया 200%। तो ये कितना अधिक है जी, 200% अधिक है, और ये इसका आंसर है। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितना % अधिक है। तो एक है इसमें ए और एक है बी। 20% के जो फ्रैक्शन होते हैं ये होते हैं 1/5, क्योंकि ये कम है, कम, तो इसका मतलब है 5 में से 1 कम है। तो इस क्वेश्चन में कम कौन है, ए बी से 20% कम है, इसका मतलब बी अगर 5 है तो ए 5 में से 1 कम है, यानी ए कितना हो गया 4। ये इन दोनों का रेशियो निकल के आ गया। अब हमसे पूछा है बी की आय ए से कितना % अधिक है। ये बी इस ए से कितना अधिक है, 1 अधिक है। किस से, कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, ए से।
ए से कितना अधिक है परसेंटेज में बदलना है, गुणा 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 25%। कितना अधिक है, 25% अधिक है। क्वेश्चन नंबर 77, अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, तो दीपक की ऊंचाई अनिल से कितना परसेंट कम है। एक हो गया अनिल, एक है इसमें दीपक। 60% अधिक है, अधिक, तो 60% के फ्रैक्शन होते हैं 3/5, अधिक है यानी 5 में से 3 अधिक है। तो हम देखते हैं इसमें अधिक कौन है, अनिल दीपक से अधिक है, अनिल अधिक है दीपक से, इसका मतलब दीपक अगर 5 है तो ये 5 में से 3 अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा 8, तो इनका अनुपात आ गया 8:5। फिर सवाल बोल रहा है दीपक की ऊंचाई अनिल से कितना कम है, ये इससे कितना कम है, देखो ये इससे 3 कम है, वो भी किससे, अनिल से। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो, और 3/8 को मैंने लिखाया था, ये होता है 37.5%, 37 सही 1/2%, और ये हमारा आंसर आ गया। (78) यदि जल कर में 20% की वृद्धि हो जाए और पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में घटोतरी होगी या बढ़ोतरी होगी। अब जरा ध्यान से समझना, यहां हमें 2% दिए। सबसे पहले ये बोल रहा है कि पहले तो 20% की कर में वृद्धि कर दी यानी बढ़ा दिया, और उसके बाद पानी की खपत 20% कम कर दी। तो कह रहा है अब इसका जो रिजल्ट आएगा ये परसेंटेज में वृद्धि आएगी या कमी आएगी। जब भी आपका सवाल हो आपको 2% दियो, 2, ध्यान से समझना इस सवाल को, आपको 2% दियो, हो सकता है ये बढ़ रही हो या घट रही हो, या ये बढ़ रही हो या ये घट रही हो, लेकिन जो आपसे पूछा जाएगा वो इंपॉर्टेंट चीज है। आपसे हमेशा पूछा जाएगा कि जो इनका रिजल्ट आ रहा है, यानी ऐसा करने से जो प्रभाव पड़ रहा है, तो वो परसेंटेज में वृद्धि हो रही है या फिर कमी हो रही है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में क्या है, आपको कोई 2% दी होगी, पहली परसेंटेज या तो बढ़ रही होगी या घट रही होगी, दूसरी परसेंटेज भी या तो बढ़ रही होगी या घट रही होगी, लेकिन आपसे पूछा हर बार ये जाएगा कि ऐसा करने से कितने % की वृद्धि या कमी हो रही है। तब आप यहां पर एक एवरग्रीन फॉर्मूला लगाओगे, फर्स्ट प्लस या माइनस, फिर यहां पर प्लस या माइनस, सॉरी मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस माइनस, यहां भी प्लस माइनस सेकेंड, फिर यहां प्लस माइनस, इन दोनों की गुणा और बटे में कर दोगे 100। ये वाला आप फॉर्मूला या ट्रिक या जो भी शॉर्टकट बोल लो, ये यहां लगा दो। फर्स्ट का मतलब है पहली परसेंटेज, सेकंड का मतलब है दूसरी परसेंटेज, प्लस माइनस का मतलब है अगर यहां वृद्धि हो रही है तो ये प्लस साइन लगेगा, कमी हो रही है तो माइनस। इसको अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहली परसेंटेज 20% वृद्धि हो रही है तो प्लस के 20, दूसरी में 20 की कमी हो रही है माइनस के 20। अब यहां प्लस माइनस ही आएगा, देखो माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस माइनस होता तो प्लस, प्लस प्लस प्लस, तो यहां पर मैंने क्या लिखा प्लस या माइनस, और यहां इनका रिजल्ट प्लस माइनस माइनस, फिर इन दोनों की गुणा यानी फर्स्ट और सेकंड की गुणा, और बटे में क्या लिख देना है आपको 100। तो इससे तो ये कट गया, 2 0 से ये भी कट गया, तो 2 दूनी 4, लेकिन ये माइनस का निशान भी तो आया, तो 4% आ गया माइनस में। अगर माइनस आता है तो इसका मतलब होता है कमी हो गई। यानी अगर मैं 20% वृद्धि कर दूं और पानी खपत 20%
सॉरी 20% वृद्धि कर दूं और पानी की खपत 20% कम कर दूं, तो जो मेरा प्रभाव होगा, जो रिजल्ट आएगा, उसमें 4% की कमी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 में लिखा है कि चीनी के भाव में 20% वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत कितनी प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इससे इसके मद में खर्च ना बढ़े। इसका मतलब है, देखो सबसे पहले तो 20% को समझ लो, फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, 1/5 वृद्धि होगी यहाँ पर, तो यानी 5 की चीज में 1 की वृद्धि होगी, यानी जो चीज पहले 5 रुपए की आती थी वो चीज आज आ रही है 5 में 1 बढ़ के, यानी 6 रुपए की। हमने रेशियो बना ली कि पहले इतनी कीमत थी, आज कीमत इतनी होगी। क्वेश्चन बोल रहा है कि गृहिणी चीनी की खपत कितनी % कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े, यानी जो 5 रुपए की चीनी आती थी आज 6 की आ रही है, तो वो कितनी खपत कर देगी, कम कर देगी, उसको कोई फर्क ना पड़े, यानी उस पर 5 रुपए, वो चाहती है आज भी 5 ही रुपए का सामान है, लेकिन आज तो 6 का आ रहा है ना, तो यहां कितने रुपए की कमी करेगी, वो 1 रुपए की कमी। 6 की चीज जब खरीदने जाएगी, जेब में उसके 5 रुपए, यहां 1 की कमी कर देगी। अब ये कमी कर किस पे रही है, इस कीमत पे, 6 पे, परसेंटेज में बदल दो, गुणा में 100, तो सॉरी आपका आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर एक परिवार ने चीनी की खपत 25% कम कर दी। इस परिवार के चीनी पर होने वाले खर्च में कितनी % कमी आई। देखो आपको यहाँ 2% दिया है, सबसे पहले कह रहा है 20% की तो वृद्धि हो गई खपत, वो कीमत में, और परिवार ने क्या कर दिया, 25% की कमी कर दी। आपसे देखो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि ऐसा करने पर खर्च में कितने % की कमी हुई, या हो सकता है वृद्धि भी पूछ सकता है कि वृद्धि हुई। जब भी आपको ऐसा सवाल पूछा जाएगा, अभी हमने करा था ना, देखो वृद्धि हो रही है प्लस का 20, या कमी हो रही है माइनस के 25, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों की गुणा, और बटे में क्या आ जाएगा 100, तो 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25, 20 में से ये 25 जाएंगे, माइनस का 5, और यहां पर भी माइनस का 5 है, तो रिजल्ट आया -10%। और जब माइनस में आता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कमी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है 10% की कमी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 81, चीनी का भाव 16 रुपए प्रति किलोग्राम से 18 रुपए प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत कितने % कम कर देनी चाहिए कि खर्च ना बढ़े। तो पहले 16 रुपए था, आज 18 रुपए, तो वो कह रहा है खर्च उतना ही रहे, बढ़े ना। तो देखो 16 की चीज आज 18 मिल रही है, और वो चाहती है 16 की ही मिले, कोई खर्च ना बढ़े, तो उसे यहां पर 2 रुपए कम करने पड़ेंगे। ये 18 है ना, 2 रुपए यहाँ घटाएगी, और 2 रुपए जो कम करे वो किस पे करे, इस कीमत पे कम करें, जिससे तुलना की जा रही है, कंपैरिजन वो नीचे। परसेंटेज में बदलने के लिए क्या कर दो 100, तो 2 एकम 2 और 2 निम 18, 1/9 होता है 11 सही 1/9%, और इस क्वेश्चन का यही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 82, चीनी के भाव में 32% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी पर खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी खपत 10 किलोग्राम हो तो अब खपत कितनी है। यानी क्वेश्चन ये कहता है चीनी का भाव 32% बढ़ गया, मगर परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। यानी खर्चा तो 32% बढ़ गया, लेकिन परिवार 32% को अफोर्ड नहीं कर पा रहा। वो चाह रहा है 32% तो हम नहीं कर सकते, हाँ हम 10% खर्चा बढ़ा सकते हैं। वो कह रहा है 10% वृद्धि हम कर सकते। तो पहले वो 10 किलोग्राम की खपत करता था, आज वो कितनी खपत करता है, ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो हम मानते हैं कि जो उसकी खपत थी वो तो 10 किलोग्राम थी, ये तो क्वेश्चन में लिखा है। और ऐसा हम मान लेते हैं लेट कि ये आती थी 100 रुपए की। हमने 100 रुपए मान लिया, क्योंकि परसेंटेज में आप 100 मान लोगे तो 100 से परसेंटेज निकालना आसान होता है। मैंने ये क्वेश्चन में लिखा है कि पहले उसकी खपत थी 10 किलो, मैंने माना कि वो पहले 100 रुपए की आती थी, ये पहले लिख देता हूं मैं। लेकिन आज जब कीमत बढ़ गई तो 10 किलो की चीज जो 100 रुपए की आती थी, आज इसमें 32% की वृद्धि हो गई है। तो अब ये 100 वाली चीज कितने रुपए की आ रही है, 132 रुपए की आ रही है। देखो क्वेश्चन में लिखा है ना कि 32% की वृद्धि हो गई, तो जो 100 रुपए में मिलती थी आज वो 132 रुपए में आ रही है। यानी आज वो 10 किलो लेने जाएगा तो 132 की आएगी। मगर ये परिवार चाहता है कि ये खर्च केवल 10% बढ़ा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो 10% का मतलब है पहले ये कितना खर्चा करता था, 100 रुपए, तो आज ये 110 रुपए खर्चा करने को तैयार है। तो आज 110 रुपए में कितनी चीनी आएगी, हमें ये पूछा जा रहा है। तो अब जरा ध्यान से देखना, आज 132 रुपए में 10 किलो आती है। अगर मैं 1 रुपए की बात करूं, 1 रुपए में आ जाएगी 10 बटा 132 किलो। ये 132 में यहां उठा के ले गया, तो आज 1 रुपए में 10 बटा 132 किलो आएगी। लेकिन उसके पास पैसे कितने हैं, 110 रुपए। ये 110 कहां से आया, ये क्वेश्चन में लिखा है कि वो खर्चा 10% बढ़ाने को तैयार है। 100 की चीज अब 110 रुपए है उस पे। तो जब 1 रुपए में आज 10 बटे 132 आता है तो 110 रुपए में कितना आएगा, इसमें आप 110 की गुणा कर दो, तो 11 से जाएगा ये 12 बार, 11 से चला गया है 10 बार, ये हो गया 100, और 4 तिया 12, और 4 से पूरा 100 जाएगा 25 बार। 25 बटा 3 को बोलते हैं 8 सही 1 बटा 3, और ये खपत थी यानी किलो में। तो आज वो उसकी जो खपत निकल के आएगी वो आई 8 सही 1 बटा 3 किलो, और यही इसका आंसर भी है। एक व्यक्ति का मासिक वेतन है 5,180 रुपए। खाद्य सामग्री तथा अन्य मदों में उसके खर्च का अनुपात 2:3 है। यदि खाद्य सामग्री के मूल्य में 10% वृद्धि और अन्य मदों के काम आने वाली वस्तुओं के मूल्य में 15% वृद्धि हो तो उस व्यक्ति के वेतन में कितनी वृद्धि की जाए कि विभिन्न मदों में खपत में कोई परिवर्तन ना हो। तो एक आदमी 5,180 रुपए उसका वेतन था, और वो खर्चा ऐसे ऐसे करता था कि एक तो थी खाद्य सामग्री और एक है अन्य मद, और यहां उसका अनुपात था खर्चे का 2:5। हम क्या करते हैं, सवाल आगे ना पढ़ के पहले ये जो उसकी आय थी इसको इस अनुपात में बांट देते। तो कैसे बांटेंगे, टोटल देखो आय है 5,180 और यहाँ टोटल कितना है 7, तो भाग कर लो इसे। 7 सतु सते 49, 2 बचा 28, 7 चौक 28। एक यूनिट 740 के बराबर है, इसकी गुणा यहाँ करिए 0, 4 दूनी 8 और ये आ गए 1440 रुपये। यहाँ कर दो 0,
5 चौक 20, 2 7 5 35 और 2 37। इसका मतलब ये हो गया कि एक आदमी जो 5,180 रुपये कमाता था, खाद्य सामग्री और अन्य मदों पर 2 और 5 के अनुपात में बांटता था, तो खाद्य सामग्री पे खर्चा होता था 1,480 रुपये और अन्य मदों पर खर्चा होता था 3,700 रुपये। लेकिन अब क्या है, अब खाद्य सामग्री में तो वृद्धि हो गई 10% की, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, और अन्य मदों पर वृद्धि हो गई 15% की। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसकी वेतन में कितनी वृद्धि कर दी जाए, परसेंटेज में नहीं, रुपए में बोल रहा है कि उसका वेतन कितना बढ़ा दें कि उसका कोई फर्क ना पड़े, जैसे उसका खर्चा पहले चल रहा था वही आज भी चलता रहे। इसका 10% निकाल दो, 148, इसका 15% निकाल दो तो 2 जीरो हो गया, 15 7 55, 3700 का 15% आ गया 555, यानी खाने पर 148 रुपए बढ़ गए, अन्य मदों पर बढ़ गए 555। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो टोटल मेरा कितना खर्चा बढ़ गया है, ये हो गया 3 हासिल 1 9 और 10 की 0 हासिल 1 6 और 1 7। तो आज उसका खर्चा 703 रुपए बढ़ गए। देखो फिर सवाल देखो, एक आदमी 5,180 रुपए कमाता था, 2-5 के अनुपात में बांटता था, मैंने इसको ऐसे ऐसे बांट दिया, तो खर्चा बढ़ने से पहले 1,480 यहाँ लगाता था, 3,780 यहाँ लगाता था, लेकिन आज खाने पीने की चीज 148 रुपए बढ़ गई, अन्य मदें बढ़ गई 555, यानी टोटल उसका जो खर्चा था वो 703 रुपए बढ़ गया। अगर मैं उसकी तनख्वाह 703 रुपए ही बढ़ा दूं, आज 703 जो खर्चा बढ़ा है, मैंने उसका वेतन भी 703 बढ़ा दिया, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे घर पहले चलता था वैसे ही चलता रहेगा। तो इसी क्वेश्चन में यही बात पूछी गई है कि उसका कितना वेतन बढ़ा दें, तो आपका आंसर आ गया 703 रुपए बढ़ा दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। एट्टी फाइव में लिखा है किसी वस्तु की दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, उसके व्यापार में कितने % की घटोतरी हो गई। यानी सवाल ये कहता है कोई दलाल है, कोई ब्रोकर है, उसका कमीशन है 4%, लेकिन आज उसने अपना कमीशन बढ़ा के कर दिया 5%। पहले 4% दलाली लेता था, अब ले रहा है 5%, लेकिन आय अपरिवर्तित है। अपरिवर्तित मतलब जितना पहले कमा रहा था उतना ही आज भी कमा रहा है, कमीशन तो बढ़ा दिया लेकिन आय नहीं बढ़ी, सेम टू सेम है। तो उसकी आय में, बिजनेस में कितने % की कमी होगी। जब भी ऐसा सवाल आएगा आपका तो इसकी बड़ी अच्छी ट्रिक है। देखो 4% से बढ़ाकर दलाली कितनी कर दी, 5%, बिजनेस में कितने % की कमी आ गई, इनकी गुणा कर दो आपस में, 4 पंजे 20, आपका आंसर आ जाएगा 20%। उसके बिजनेस में कितने की कमी आ गई है, 20% की। अब ऐसा होता क्यों है, देखो इसको करना तो आपको ट्रिक से ही है, लेकिन मैं ऐसा चाह रहा था कि आप इनको सवालों को देखो समझो भी कि ये क्या होता है। करना तो आप बिल्कुल ऐसे ही। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, पहले 4% कमाता था, अब 5% है, लेकिन आय बिल्कुल सेम टू सेम है। मैंने माना पहले वो 10,000 रुपए का बिजनेस करता था, 10,000 का, 4% इसका कमीशन लेता था, तो उसको कितनी मिलती थी, 400 रुपए मान लो दलाली मिल रही। सवाल कह रहा है आज भी दलाली 400 ही मिल रही है, आज भी, यानी आय अपरिवर्तित है, जबकि 5% ले रहा है। तो उसका जो व्यापार था उसमें कितने % की कमी आ गई। अब जरा ध्यान से समझना, आज दलाली लेता है 5% और उसे मिलते हैं 400 रुपए। 5% से अगर मैं 5 से भाग कर दूं, यहां आ गया 1%, यहां आ गया 80। 1% की वैल्यू 80 है, तो 100% की कितनी हो जाएगी, 8,000। इसका मतलब अगर वो आज 8,000 का व्यापार करता है तभी तो 8,000 का 5% 400 होगा। क्वेश्चन ने बोला था उसके बिजनेस में कितने % की कमी होगी। पहले 10,000 बिजनेस था, आज 8,000 है, देखो कितने की कमी होगी, 2,000 की कमी हो गई।
और कमी किस पे हुई है 10,000 पे, और परसेंटेज में बनाने के लिए गुणा 100 कर दो, तो ये भी आपका 20% ही आएगा। ये तो था इसको करने का तरीका और समझने का तरीका। लेकिन जब भी आपका क्वेश्चन आए ऐसे दलाली वाला कि इतने से बढ़कर इतनी होगी, कोई बिजनेस में उसकी आय में अपरिवर्तित है, इन दोनों की गुणा करके आपका आंसर आ जाएगा, चाहे सवाल कैसा मर्जी हो। क्वेश्चन नंबर 86, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, उसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु नए मूल्य में कितने % वृद्धि करनी पड़ेगी। 20% तो आप जानते ही हो 1/5 होता है, और यह कटौती यानी कमी कर दी गई। इसका मतलब है पहले जो चीज 5 रुपए की आती थी, ये जो नीचे लिखा होता है ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है, मूल कीमत होती है, पहले वाली कीमत होती है। पहले जो 5 की थी आज 1 रुपए की कमी होगी, यानी अब कितनी होगी वो 4। 5 की चीज आज 4 होगी। क्वेश्चन ये कह रहा है इस कीमत को दोबारा पुरानी वाली कीमत पे लाने के लिए कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो देखो पहले तो 5 की आती थी, आज 4 आ रही है। मैं चाहता हूं ये भी पहले जितना हो जाए, तो यहां मुझे 1 रुपए बढ़ाना पड़ेगा, और ये 1 रुपए में बढ़ाऊंगा किस पे, इस पे या इस पे। मुझे 1 रुपए तो इस पे बढ़ाने हैं ना, तो जिस पे बढ़ाने, जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है वो नीचे, परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुणा। तो क्या आंसर आ गया आपका 25%। हमें 25% वृद्धि करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 87, ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है, बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है, सी की आय 2000 रुपए हो तो तीनों की कुल आय बतानी है। तो क्वेश्चन में हमें कहता है ए की आय का मतलब गुणा 5% बराबर है बी की आय के 15% के। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। तथा आगे एक जानकारी और दी है, बी की आय का 10% बराबर है सी की आय का 20%। सबसे पहले मैं ए बी सी की रेशियो निकाल देता हूं, ए बी सी। अब वो रेशियो देखो कैसे निकलेगी, परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। जब भी ऐसे लिखा हो ए गुणा यहाँ कोई संख्या हो बराबर बी गुणा यहाँ, तो इसकी वैल्यू ये होती है और इसकी वैल्यू ये, यानी ए अगर 3 है तो बी कितना है 1। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ इसे, ए बी सी। ए अगर 3 है तो बी कितना है 1। अब यहां देखो 10 एकम 10, 10 दूनी 20। बी की वैल्यू अगर 2 है तो सी की वैल्यू कितनी है 1। ये मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ सीढ़ी बन गई, 2 यहाँ 2 यहाँ, लेकिन मुझे तो इनकी रेशियो बनानी। तो इस लाइन को जब मैं कंप्लीट करने गया तो यहाँ मैंने देखा यहाँ खाली स्थान रह गया, और इस लाइन में यहाँ खाली स्थान रह गया। अब मुझे यहाँ अंक लिखना है, तो यहाँ वो अंक आएगा जो इस लाइन में सबसे पास है इसके। तो इसके सबसे पास वाला अंक कौन सा है 1। अब यहाँ पर इस लाइन में इसके पास वाला अंक कौन सा है 2। उसके बाद आपको इनकी गुणा कर देनी है, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 1 एकम 1। ये हमारा अनुपात निकल के आ गया ए बी सी का। क्वेश्चन कहता है कि सी की जो आय है वो कितनी है 2000। सी की आय 2000 में, और यूनिट में सी की आय कितनी है 1। जब मैंने भाग करा तो क्या निकल के आ गया 2000। ये 2000 क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट बराबर 2000 के। लेकिन सवाल ने कहा है तीनों की कुल आय बताओ। आप जोड़ दो 6 और 2 8 और 1 9, तीनों की कुल आय है 9 यूनिट, और 1 यूनिट रिप्रेजेंट करती है 2000 को। तो कुल आय कितनी निकल के आ जाएगी 18,000
और यही आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 88 को भी देखते हैं। रमन के वेतन में 60% कटौती कर दी गई, फिर घटे हुए वेतन में 60% वृद्धि कर दी गई, तो रमन को कितनी हानि हुई? और आंसर अगर आप देखो तो परसेंटेज में दिया हुआ है। इसका मतलब ये सवाल ऐसा है कि पहले 60% की कटौती कर दी गई और उसके बाद फिर 60% वृद्धि कर दी गई, तो हमसे बोल रहा है अब कितने परसेंट की हानि होगी। हानि मतलब कितने परसेंट कम होगी। तो यह फॉर्मूला लग जाएगा एवरग्रीन, जो अभी मैंने बताया था। 2 परसेंटेज दिए, लेकिन जो आपसे पूछा गया है वो भी परसेंटेज चेंज पूछा गया है, यानी कितने परसेंट कमी या कितने परसेंट वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले इसने क्या करा, 60% की कमी कर दी, माइनस में कमी है, फिर 60% की वृद्धि कर दी, तो इसे मैंने प्लस में लिख दिया। अब माइनस प्लस माइनस, फिर इन दोनों की गुणा आपको करनी है और बटे में क्या लिख देना है, 100। तो देखो इससे तो ये कट गया, 2 जीरो से ये भी कट गया, एक तो यहाँ माइनस का निशान रहा और 36% अगर माइनस आ जाता है तो इसका मतलब होता है कमी या हानि या घटोतरी। तो हमारा जो आंसर आ गया, उसके वेतन में 36% की घटोतरी होगी, या आप कह सकते हो रमन को 36% की हानि हो गई। तो ऐसे में आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं आपसे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।